नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला फ्राइडे, मतलब साल का पहला फ्राइडे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र जो कि आज मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लेकर आया है। लगातार 2 दिन की एक बढ़िया तेजी बाजार ने दिखाई और उस बढ़िया तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं, और वो भी अगर आप ब्रीदर भी देखेंगे तो सिर्फ इंडेक्स में है। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई ऐसी बिकवाली नहीं है। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज आपको दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की अगर बात किया तो सेंसेक्स करीब रफली 395-400 अंकों के फॉल के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में 86 अंकों की 87 अंकों के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, 13-14 अंकों के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर 64 अंकों के आसपास की बढ़त यहां भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक जो कि करीब 300 अंकों के ड्रॉप के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बाजार में बिकवाली नहीं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो 1472 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और रफली 924 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाजार में अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो खरीदारी का रुख है वो आपको ज़्यादा बेहतर साइड पर दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। ये हफ्ता क्रूशियल है भी, और अगला हफ्ता और ज़्यादा क्रूशियल होगा कि पिछले हफ्ते के अंदर, यानी कि बीते हफ्ते में एक तो नए साल की शुरुआत हुई है, साथ साथ आपने ऑटो सेल्स के नंबर देखे और उसका इम्पैक्ट देखा कल तमाम ऑटो शेयरों पे। ऑटो इंडेक्स कल 2.5% की बढ़िया तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी उसका एक जो टर्शरी इफेक्ट है वो आप देख ही रहे हैं। फोर्स मोटर जैसी कंपनियों के नंबर्स और नंबर्स के बाद वो भी 2-2.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के ऑटो सेल्स के नंबर्स के बीच में अब कंपनियों के Q3 अपडेट भी आने शुरू हो गए, जिसमें डीमार्ट जैसी कंपनियों के Q3 अपडेट आए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आए हैं, V2 रिटेल के आए हैं, और सब में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है नंबर्स के बीच में। और अब धीरे धीरे जब हम अगले हफ्ते में पहुंचेंगे तो हम शुरुआत करेंगे अर्निंग्स की, जहां पर 6 तारीख को पहले अर्निंग्स के आंकड़े आने शुरू होंगे GM ब्रिवरीज के साथ, और फिर धीरे धीरे 9 तारीख से वो अर्निंग रफ्तार पकड़नी शुरू करेगी जब TCS अपने अर्निंग देगा, और उसके अगले हफ्ते से अर्निंग्स की जो रफ्तार है वो और ज़्यादा तेज़ होते हुए दिखाई पड़ेगी। सो अगला हफ्ता अर्निंग के लिहाज से, Q3 अपडेट के लिहाज से ज़्यादा क्रूशल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन सब के ऊपर आपको वैसे नज़र रखनी होगी, लेकिन मोर और लेस मार्केट के अंदर जो तेज़ी के ट्रिगर हैं या जो ट्रिगर हैं बाजार के उतार चढ़ाव के, वो ज़रूर बने हुए हैं। अब आज के मार्केट्स में जरा गेनर लूजर की स्थितियां भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन से निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, कौन कौन निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की है तो आज ONGC ने कमान संभाली है। आज बढ़िया तेजी यहां देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स लगातार कई दिनों का प्रेशर चल ही रहा था स्टॉक में, और उस प्रेशर के बाद आज टाटा मोटर हरे निशान में लौटता हुआ दिखाई पड़ा है। लाइकवाइज इंडसइंड बैंक भी कई दिनों से प्रेशर में कामकाज कर रहा था, और आज यहाँ पर इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छा कमबैक आता दिखाई पड़ा, एक अच्छा पुल बैक है। टाइटन एक और ऐसा नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिली, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये 4 नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की है तो विप्रो एक पहला नाम रहेगा, जहां पे आज थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है हीरो मोटोकॉर्प की, जहां पर भी आज के सत्र में थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स थे वो अनुमान से थोड़े से नीचे दिखाई पड़ेंगे। जो इन्होंने इस महीने की बिक्री के आंकड़े दिए हैं उसमें बाजार से थोड़ा सा अनुमान से नीचे नंबर है, और उस नंबर का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल की जोरदार तेजी के बाद, कल जहाँ पे सिटी की एक रिपोर्ट थी जो सेल साइड पे पूरा IT की, और उसके सामने पूरा IT कल जोरदार तेजी में था। आज उसी IT के अंदर खरीदारी है, इसमें विप्रो और टेक महिंद्रा। आज विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों में बिकवाली देखने को मिल रही है। कल एक अच्छी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो विप्रो और टेक महिंद्रा में प्रॉफिट टेकिंग दिखाई पड़ रही है। HDFC बैंक और हीरो मोटोकॉर्प अदरवाइज बिकवाली में। हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जरा मिड कैप के भी गेनर लूजर लेकर आइए। मिड कैप में ऑयल इंडिया ONGC की तर्ज पे ऑयल इंडिया में खरीदारी, यानी कि अपस्ट्रीम कंपनियों में एक अच्छी तेजी की बातचीत थी। वो तेजी आज ONGC में दिख रही है आपको लार्ज कैप में, और मिड कैप में ऑयल इंडिया जहां पर खरीदारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जहां पर कंपनी के अपडेट आए हैं Q3 के, और Q3 के अपडेट के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार दूसरा दिन जबकि खरीदारी में है। हिंदुस्तान जिंक एक और ऐसा नाम जहां पर Q3 के अपडेट्स आए हैं, और Q3 के अपडेट्स के बाद बाजार पॉजिटिव साइड पर स्टॉक को लेता हुआ चल रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के भी अपडेट आए हैं, और उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर है, प्रेशर में है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर आज प्रेशर में है। पॉलीकैब यहाँ पर बिकवाली है, और औरबिंदो फार्मा यहाँ पर भी कुछ हद तक दबाव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज एक बार स्मॉल कैप गेनर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आज स्मॉल कैप में ITI लीड कर रहा है। श्याम मेटेलिक्स यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है।
सेंट्रल बैंक में खरीदारी और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद अपार इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक बढ़िया तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक रेंज और रेंज के बाद अपार वापस आज खरीदारी के मोड में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10,900 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। एफ&ओ गेनर और लूजर भी लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां वहां पर है। आज एफ&ओ का लीड करता हुआ स्टॉक जो है वो है डी मार्ट। कंपनी के अपडेट्स आए और अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर अपडेट आते हुए दिखाई पड़े। तो डी मार्ट में वैसे भी खरीदारी है आउटराइटली भी, और नए एक जो शॉर्ट कवरिंग है उसका भी एक सपोर्ट आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के दम पे भी डी मार्ट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज जो कि आज अच्छे फोकस में है वैसे भी, और दोनों में ही एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे ऑयल इंडिया को देख लीजिए या फिर ओएनजीसी को देख लीजिए। एंड आईजीएल एक और ऐसा नाम है जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर ही रहा है गैस स्पेस से। सो आईजीएल के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो एफ&ओ साइड पे 4 नाम जहां पर खरीदारी है। एफ&ओ के टॉप लूजर्स के तौर पे देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है। एंजल वन एक और बिकवाली वाला स्टॉक जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है एंजल वन के अंदर। विप्रो और मेट्रोपोलिस, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एंजल वन और कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर कुछ मूव था पहले और उस मूव के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी और खास तौर से न्यूज़ फ्लोज बेस्ड, इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर ज़्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी से अंशुल जी मौजूद हैं। अंशुल जी से हम चर्चा करेंगे। अंशुल जी, ज़्यादा सर्दी होगी क्या अंशुल जी आज जैकेट वैकेट पहन के, ऐसे कैसे? नमस्कार सर, नमस्कार आपके दर्शकों को। आज बहुत ज्यादा ठंड है बनारस में। आज लगभग सबके सब जैकेट पहन के बैठे। लग रहा है आज बहुत सर्दी है इसीलिए। खैर, लेकिन अंशुल जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से हमारे सेवियर भी रहते हैं और आमतौर पर हमारे साथ जब भी हमें ज़रूरत आती है तो आप हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद रहते हो, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट पे आपका व्यू अंशुल सर, क्योंकि 2 दिन हमने बढ़िया तेज़ी देखी। कल वो एफआई का नंबर भी सरप्राइज करके गया, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की नंबर आएगा, लेकिन बढ़िया 1400 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी। सो लग रहा है क्या एफआईज वापस आ रहे हैं, सरक रहे हैं, या फिर ये वन डे वंडर था? सर ये प्रोबेबली ये बाइंग सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि अगर आप इंडेक्स पे एफआईआई का नेट डेटा देखेंगे, जो इंडेक्स पे नेट पोजीशन आती है, केवल फ्यूचर्स पे देखेंगे तो 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद। कल 34,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं। 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट हैं। हम लगभग 2,50,000 पे ओवरसोल्ड मानते हैं और 3,40,000 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड मानते हैं। तो नियर अबाउट ओवरसोल्ड पे बैठे हैं। लेकिन फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के नेट अगर देखें इंडेक्स पोजीशन 6,98,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के अब 4,62,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। और केवल कल के सेशन में 5,95,000 से 4,62,000 आए हैं। तो लगभग लगभग 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कवर हुए हैं। तो ओवरऑल जो शॉर्ट कवरिंग की पहली रैली आई है, ये 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ये नेक्स्ट लेग फॉलो थ्रू मूव लेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 52,000 से 52,250 बैंक निफ्टी पे और 23,366 ये हम निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेवल्स, कि इस शॉर्ट कवरिंग में वहां तक तो मार्केट आराम से आ जाएगा। तो आज निफ्टी की बैंक क्या सपोर्ट करेगा क्या? निफ्टी बैंक 52,000 निकलने के बाद इसमें मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। सुबह करेक्शन थोड़ा सा डीपर हो गया था, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट ठीक है। जो वीकली वीवैप है और इस मंथ का जो वीवैप है, वहां पे डबल हैमर कैंडल बनी है 75 मिनट पे। तो जैसे इसका हाई निकलता है जो कि 51,348 पे है, 380 पे है, राउंड फिगर 51,400 पकड़ लीजिए। 51,400 निकलते ही से बैंक निफ्टी में तेज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 52,000 52,250 के टारगेट के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लीड भी बैंक निफ्टी करेगा। ओके, तो लीड भी बैंक निफ्टी करेगा। लेकिन ये अंशुल 2-3 स्टॉक्स ने आज बढ़िया चौंकाया है, जैसे कि वो डी मार्ट करीब करीब 12% 11% की तेज़ी एफ&ओ में आकर इतने दिन से शॉर्ट्स हो रहे थे, आज नंबर आया, नंबर ने सरप्राइज किया और बाजार ने शॉर्ट कवरिंग दिखा दी। ये सस्टेनेबल लग रही है क्या आपको? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करें। डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए डीमार्ट सुबह हमने बाई दिया था, जब ये गैप अप के साथ खुला था और लास्ट क्वार्टर वीवैप के ऊपर खुला था 3920 के अराउंड, तब हमने बाई दिया था। हमको ये लग रहा है कि जो गैप बचा हुआ है इसमें गैप की रेंज है 4320 से 4450, जो रिजल्ट खराब आया था और वहाँ गैप डाउन हुई थी, उस गैप को फिल करने जाएगा। तो समवेयर अराउंड 4300 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। प्रिसाइसली गैप का लोअर एंड आता है 4299 पे, तो 4299 तक का टारगेट हमको दिख रहा है इसमें आते हुए। ओके,
तो आपको डीमार्ट, क्योंकि आज का एक बजिंग स्टॉक था, उस पर बात करना ज़रूरी भी था। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ पहला जो सवाल आया है वो मिंटू जी का है। आईआरबी इंफ्रा के 500 शेयर हैं, 62 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या एग्जिट करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर या बने रहना चाहिए? देखिए, एक बार बने रह सकते हैं कुछ, प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते आप बने रहिए। अगर यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ तो काउंटर में करीब करीब 20-22% की रैली डेवलप होगी। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 हफ्ते प्रोबेबली कंसोलिडेशन में निकल जाएगा काउंटर, तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। एक राम सिंह साहब का सवाल भी आया है कि ये एम्फेसिस के ऊपर पूछ रहे हैं कि कितना और गिरेगा। कल आईटी चला और आज वापस प्रेशर में आ गया। 3142 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास एम्फेसिस रखा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से इन्फोसिस में बाइंग दिख रही है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, ये क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। और रिजल्ट के पहले अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अंदाजा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जब इन्फोसिस और टीसीएस लीड करेगा तो पीछे पीछे सारे काउंटर चलेंगे, एम्फेसिस भी उसी में शामिल हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके 3200 रुपये आ जाएगा। 3200 ये ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इस काउंटर में हो जाएगा 155 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, और टारगेट बन जाएगा आपका आराम से 4000 रुपए तक का। तो आपको केवल समय देना है 9 महीने से 1 साल का, और इस स्टॉक को होल्ड करना है। ओके, तो समय देना है और होल्ड करना है, ये आपको राय दी गई है एम्फेसिस के संदर्भ में। एक दीपक शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास सुजलॉन के 1650 शेयर हैं और करीब करीब 30 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। 5 साल या उससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए ना? देखिए, सुजलॉन 65.5 के लेवल से कंप्लीटली फ्लर्ट कर रहा है। एक ऊपर जाता है, नीचे आता है, दोनों के ऊपर नीचे बॉक्स बना रहा है, लेकिन किसी एक साइड डिसाइसिव मूव नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए आज थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आना शुरू हुआ है, मे बी 56-55 तक आ सकता है। इस काउंटर में फ्रेश बाइंग तभी करना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर को जब 68 के ऊपर सस्टेन करे। सेफ साइड बाई 7250 के ब्रेकआउट पे बनेगा। फिलहाल के लिए कल और आज जिस हिसाब का मूव है, एक बार 56 से लेके 50 तक आने की गुंजाइश दिखने लगी है। जी, तो आपको राय दी गई है खास तौर से करना क्या चाहिए स्टॉक के अंदर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, विवेक रेड्डी साहब का एक सवाल आया है, इसमें सही दाम या सही रणनीति क्या होगी एंटर करने के लिए? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आप करंट मार्केट प्राइस से एंटर कर सकते हैं। ये अपने रेजिस्टेंस जोन 320-330 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से टारगेट ऑल टाइम हाई का बनता है, और ऑल टाइम हाई निकलने के बाद ये स्टॉक 700 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसको थोड़ा लंबे समय के हिसाब से होल्ड करने की अगर सोचेंगे तो ये वेल्थ बना के देगा आपको। तो आपको राय दी गई है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के संदर्भ में, आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं और इसके हिसाब से ही कॉल लगता है। वैसे भी ये कई बार इस प्लेटफॉर्म पर उसका जिक्र भी हो चुका है। जो जैन साहब है काफ़ी बार जिक्र भी कर चुके हैं, सो उसको भी उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जैन साहब, एक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक में से अगर कोई एक बैंक चुनना हो, तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के गद्दावर बैंक हैं, सो आप किसको ऑप्ट करोगे? ये फिलहाल तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक में क्लियरली दिख रही है। तो मैं इमीडिएट मेरे को अगर ट्रेड लेना होगा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में अराउंड सपोर्ट जोन 1260 के आसपास ट्रेड लेना पसंद करूंगा। बट थोड़ा सा अगर नजरिया आपका 6 महीने से 1 साल का है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये 3 बैंक में बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो अगर 1 से 2 हफ्ते के लिए प्ले कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बेटर ऑप्शन है। 6 महीने से ऊपर के लिए प्ले कर रहे हैं तो तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो आपको 6 महीने की रणनीति है तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिए, और अगर लंबी अवधि की रणनीति है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। एक आईटीसी के शेयर हैं, स्टार हरियाणा साहब के हैंडल से सवाल आया है। 100 शेयर हैं 490 रुपये के दाम पर, ये 6 महीने होल्ड कर सकते हैं और आज आईटीसी में पार्टिसिपेट करने का लास्ट डे भी है। वो अगर आप होटल कारोबार में या हिस्सा चाह रहे हैं होटल कारोबार के शेयरों का, तो आप कैसे देख रहे हो इसमें? क्या करना चाहिए जैन साहब? देखिए, जब तक ये 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हाई लाइकली है कि ये 520-525 तक जाएगा। और प्रोबेबली डीमर्जर के बाद लेवल्स जो है मतलब एडजस्ट होंगे, तो उस हिसाब से पकड़िएगा। फिलहाल 480 चल रहा है, 520 यानी 40 रुपए की तेजी यहाँ दिख रही है। तो
अगर आप लंबी अवधि के लिए या इस तरह की कोई रणनीति बनाना चाह रहे हैं डीमर्जर के लिए, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे फैसला ले सकते हैं, लेकिन लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक एशियन पेंट्स, ये बहुचर्चित शेयर रहा है। गुप्ता जी का एक सवाल आया, इनके पास 2530 रुपये के दाम पर खरीदारी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं। जैन साहब, वैसे भी ये शेयर लगातार करेक्ट हुआ है, सो क्या इस पोजीशन में आ गया कि अब यहाँ से एंटर करा जाए? देखिए फिलहाल तो एंट्री अवॉइड करना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और ऐसा चार्ट पैटर्न पे भी कोई वो मतलब किसी तरह का बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ समय कंसोलिडेशन में जाएगा, एटलीस्ट इसको 1 डेढ़ महीने का समय दीजिए। अगर किसी तरह का बेस बिल्ड होता है तब फिर जरूर इसमें ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बेस बनाने जाएगा। तो अभी के लिए राय यही है कि आप फिलहाल तो इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ा पुल बैक नहीं, एक कंसोलिडेशन रहेगा, शायद उसके हिसाब से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बायोकॉन में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए बायोकॉन हम करंट मार्केट प्राइस से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ से हमको तेजी दिख रही है और अच्छी खासी तेजी दिख रही है। ऑलरेडी 340 से हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट कराया है। पूरा चार्ट अगर देखेंगे 120 दिन का फ्लैट बेस का पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट 380 के ऊपर आएगा। 380 अगर निकलता है, मतलब अगर नहीं, जब भी निकलता है, इस स्टॉक में 700 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। 340 रुपए से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करा रहे हैं। 380 के ब्रेकआउट पे फिर हम ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट कराना स्टार्ट कराएंगे। तो आपको एक राय दी गई है बायोकॉन की एंट्री के लिए। एक सवाल अंजू जी का है, आपके प्रशंसक भी हैं, आपको नए नए साल की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। इन्होंने वेंकीज के 100 शेयर ले रखे हैं, 2317 रुपये। जैन साहब, मानता हूं कि आप दूर हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए वेंकीज में लास्ट जून क्वार्टर में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था, उसके बाद से फिजल आउट हो गया, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में वापस से रिजल्ट एकदम खराब हुए थे। तो उसी हिसाब से काउंटर में रिएक्शन भी आया था, जब ऊपरी 2600 के स्तर से एकदम से टूटा था। तो अभी एक बेस बना रहा है, रेंज है 1900 अपर साइड में, 1650 लोअर साइड में। तो इस रेंज के अंदर भी एज सच कोई वॉल्यूम या पैटर्न नहीं है कि आप रेंज के लोअर एंड और अपर एंड को ट्रेड भी कर पाओ, तो ज्यादा अवॉइड रहेगी। अगर आपके पास है तो आपको 1650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मे भी एक चांस है कि आपको रेंज का अपर एंड ब्रेकआउट देके 2200 मिल सकता है, बट उसकी भी उम्मीद 50-50 लग रही है। चार्ट बहुत क्लीन या ऐसा नहीं है कि इसमें आउटराइट कोई सलाह दी जा सके, तो हम इसको अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा रखेंगे। तो अवॉइड की लिस्ट में रखिए। नहीं जैन साहब, वो निजी वजहों से या चार्ट ही देख के लग रहा है ऐसा? नहीं चार्ट ही मतलब सर धर्म को धंधे से नहीं जोड़ते हैं, तो चार्ट देख के सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ये बात आपने सही बोली। आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स भी दिया था उस दिन। हाँ, तो ये बात तो सही है, धर्म को धंधे से नहीं जोड़ते, लेकिन अवॉइड करिए इसको, ज़्यादा बेटर है वेंकीज के लिए। एक जियो फाइनेंशियल, यहाँ पर भी थोड़ी राय चाह रहे हैं यादव जी आपकी कि करना क्या चाहिए, क्योंकि ये एक समय का या पिछले साल का तो बहुत अच्छा स्टार परफॉर्मर था, अब थोड़ा सा हल्का पड़ा है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए जियो फाइनेंस में उस दिन जब बाजार ये गिरा था, तब भी उस दिन हम डिस्कस किए थे। और यही डिस्कशन था कि 298 पे ये स्विंग लो फेल कर रहा है, आपको बाई करके चलना चाहिए। ऊपर 325 330 का टारगेट मिलेगा, और ओवरऑल ये 360 जाते हुए दिख रहा है। 360 के ब्रेकआउट के बाद ये वापस से जो साइडवेज करेक्शन है ये कंप्लीट करके बुलिश ट्रेजेक्टरी में आएगा। तो ये भी वन ऑफ वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहेगा। शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो 325 330 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ओके, तो 325 330 शॉर्ट टर्म के लिए, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पे फैसला लीजिएगा। प्रीमियर एनर्जीज, ये भी आपको लग रहा है क्या वेल्थ क्रिएशन वाला आइडिया? क्योंकि बढ़िया गेन आया आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से। दो चार्ट आपके पास बहुत नहीं होंगे, लेकिन राय क्या रखते हो आप इस पर? देखिए इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया 1240 में, और आज मॉर्निंग सेशन में भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था। हालांकि अभी फिलहाल स्टॉप लॉस के आसपास आता हुआ दिख रहा है, 1320 के राउंड स्टॉप लॉस है। तो जब तक 1320 प्रोटेक्टेड है, हमको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में 1550 से 1600 जा सकता है। आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। तो बाय साइड पर ये कॉल दी गई है प्रीमियर एनर्जी के संदर्भ में। हमारे दूसरे जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण सर मौजूद है, अरुण केजरीवाल सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज आपसे फेस टू फेस वापस बातचीत हो रही है। सर शुरुआत में प्रीमियर एनर्जीज के साथ ही करूँगा, क्योंकि वहीं पे पहला सवाल आया था और आप ट्रैक भी कर रहे हो सालों से आईपीओ मार्केट को। सो प्रीमियर एनर्जीज कैसा लग रहा है सर? सर जहां तक शेयर का प्रदर्शन का सवाल है,
बड़ी शानदार इसकी प्रदर्शन रही और मेरे ख्याल से सन 2024 में ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। जहां तक मौजूदा अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो शेयर अब सस्ते की कैटेगरी में नहीं आता, ना इसमें आप इसमें वैल्यू बेस्ड बाइंग की बात कर सकते हो। मोमेंटम अच्छा है, सोलर एक जो बोलते हैं थीमेटिक सेक्टर भी है, और जिस हिसाब से आईपीओ आ रहे हैं मेन बोर्ड या एसएमई में, हर चौथी पांचवी कंपनी में सोलर वर्ड जुड़ा हुआ है, तो मोमेंटम इसे और ऊपर ले जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वैल्यू बाई में मैं प्रीमियर एनर्जी को नहीं रखूंगा। यहां से जो आपको परसेंटेज रिटर्न 1200-1300 रुपए में इन्वेस्ट करके जो मिल सकता है, इससे कई बेहतर कंपनियां हैं जो आपको 30-40% की रिटर्न दे सकती है। ओके, तो राय दोनों ही संदर्भ में है। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाह रहे हैं तो भी आपके सामने राय है, और अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाना चाह रहे हैं तो भी आपके सामने एक राय दी गई है। आइनॉक्स इंडिया में एंट्री ले लूं, ये प्रदीप जी का सवाल है। तो अरुण सर, आप ही से ये सवाल होगा, आइनॉक्स इंडिया में एंट्री करनी चाहिए क्या इन्हें? सर आइनॉक्स इंडिया सर आइनॉक्स इंडिया का भाव करीब 1125-30 के हिसाब से चल रहा है। अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इसके राह से भटक गया था, और पिछले 6 महीने में शेयर ने कुछ नहीं किया, माफ कीजिएगा। अगर आप इसके फंडामेंटल देखते हैं तो बड़ी अच्छी है। जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जो इसके सामने अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत शानदार है, लेकिन जैसे मैंने कहा कहीं ये राह से भटक चुका है। इसमें क्लियर कट इंडिकेशंस या तो फंडामेंटल तौर पे या टेक्निकल पे जब मिले तब इसमें निवेश करना चाहिए, अदरवाइज इससे थोड़ा दूर रह सकते हैं टाइम बिंग के लिए। ओके, एक सवाल शादाब आलम साहब का है। इनके पास ओएनजीसी हैं, 100 शेयर हैं, 295 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये इस तेजी में निकल जाएं या बने रहें? ये जैन साहब आपसे सवाल होगा ओएनजीसी पर, क्या करा जाए? देखिए, ओएनजीसी पुल बैक ले रहा है अपने रेंज के अपर एंड पे, जहाँ से फाइनल ब्रेकडाउन आया था। एक बार 260 265 निकलता है तो फिर इसमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा, पुल बैक 280 282 तक आ सकती है। बट अगर 260 265 के पास फिजल आउट हुआ तो 215 रुपए तक नीचे आ जाएगा। नियर मी को ब्रेक लेवल्स पे है, 1-2 दिन वॉच करना चाहिए। निकल जाता है तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेगा। ओके, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं देव साहब। तो अरुण सर, करनी चाहिए इन्हें, और अगर करनी चाहिए तो कहां करनी चाहिए? तो टाटा मोटर शेयर की भारी गिरावट हुई है, पिटाई हुई है, और अब लग रहा है कुछ रिकवरी करने के मूड में है। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स एक रेजिस्टेंस के तौर पर इसके एवरेजेस जो है बने पड़े हैं। 20-25 रुपए का अगर इसमें एक नया मूव और यहाँ से आकर टिक जाता है तो कहीं पे शॉर्ट टर्म मूवमेंट आने की संभावना है। फंडामेंटली अगर ये शेयर देखें तो आपको अप मूव देना चाहिए, लेकिन एक डिस्टर्बिंग न्यूज आई थी 2-3 दिन पहले कि साल के एंड में जितने भी 4 व्हीलर ईवीज हैं सबके पास स्टॉक है, और शायद वो शॉर्ट टर्म में एक दबाव बन सकता है ईवी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। बट ओवरऑल ईवी का जो चलन है, जिस हिसाब से टाटा मोटर्स चल रही है, और टाटा मोटर्स का जो एक आइसिंग ऑन द केक होता है वो होते हैं उसके प्रीमियम लग्जरी कार्स, जहां पे वो एक तरह से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा है। उसकी जब बिक्री अच्छी होती है तो ये कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है। तो मिक्स्ड बैग है। फंडामेंटली अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस रख कर निवेश कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो स्टॉप लॉस रख के आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, टाटा पावर दूसरा नाम है। अरुण सर, क्या करना चाहिए वहां पे? दूसरा सर टाटा पावर जो है, इसमें
जो कहते हैं ना, आपके शो पर ऐसा कोई मौका नहीं आता जब टाटा पावर के शेयर, डिफेंस सेक्टर के शेयर, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। फिलहाल 6-8 महीने का ये निचला स्तर टाटा पावर का आया है। वैल्यू बाइंग के हिसाब से अगर ये शेयर में आप निवेश करना चाहते हो और कम से कम 6 महीने की अवधि रख कर निवेश करना चाहते हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मोमेंटम के लिए लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसे आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा मूव अवश्य शेयर दे सकता है, जैसे कि कल आपने देखा कि बाजार में एक अच्छा खासा मूव आया। अगर ऐसे 2-3 दिन बाजार में और आगे जाकर मूवमेंट आता है तो टाटा पावर भी आपको 5-6% का मूव दे सकता है। तो थोड़े बहुत मोमेंटम आएंगे, लेकिन अभी आपको राय अपनी अरुण सर ने दी भी है। आपने डिफेंस की बात की तो बीईएल पे भी एक सवाल आया है राय साहब का। वो अंशुल जी से पूछना चाह रहे हैं कि 500 शेयर हैं 292 रुपए के दाम पर, क्या बजट के लिए इसे होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अंशुल सर, क्या कहोगे आप? मत आजमानी चाहिए, बजट के लिए एक बार होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 314 325 की रेंज आती है, तो वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, या बेटर होगा कि एग्जिट कर लें। बट आउट ऑफ ऑल मैं बीईएल और बीएचईएल इन दो काउंटर्स में फिलहाल बुलिश नहीं हूँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years मेरे को ये काउंटर अच्छी तेजी में दिखते हैं। बाकी डिफेंस काउंटर्स में बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला। तो ये दो काउंटर हैं जहाँ पर बीएचईएल वो एल्यूमिनियम वाली बैटरी की वजह से अगर वो प्ले आउट हो जाता है इनका, तो फिर ये जो ली आयन वाली बैटरी है जिसपे हमको बाहर की चाइना की डिपेंडेंसी होती है, अगर ये एल्यूमिनियम बैटरी की सक्सेस होती है, आप मान लीजिए कि ये शेयर में आग लग जाएगी। और बीईएल में भी जो आरएनडी है उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स उनके डेवलपमेंट में, अगर ये दो अपने आरएनडी में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सही से कंप्लीट करके लॉन्च कर लिए, ये बड़े वेल्थ बना सकते हैं। तो इन दो काउंटर्स को मैं अलग रखता हूँ डिफेंस पैक से। वो सारे पंप एंड डंप वाले जो चल गए हो गया, ये दो काउंटर्स में लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ओके, प्रकाश चौधरी सर, अरुण सर आपसे पूछ रहे हैं कि इनके पास एफकॉन्स के आईपीओ के 2 लॉट आए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं। आपने एफकॉन्स को ट्रैक भी किया है, करना क्या चाहिए सर इसमें? तो देखिए, जहां तक एफकॉन के फंडामेंटल्स का सवाल है, बड़ी सॉलिड कंपनी है। ड्रिलिंग में बहुत बड़ा काम करते हैं, टनलिंग जो बोलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अगर मैं इनका नाम लूं तो इन्होंने अटल टनल जो मनाली में पूरा किया था, जी। अब मेरे ख्याल से इस महीने में उद्घाटन होने वाला है। जो चेनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना था, रेलवे लाइन जाती है और फिर आपको जम्मू से ले जाकर उधमपुर तक ये लाइन पूरी हो गई है। ये एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। इसी तरह जो मिसिंग लिंक की बात होती है, लोनावला पूना के बीच की, एक ये प्रोजेक्ट बन रहा है और अगले 3-4 महीने में उम्मीद है कि ये भी पूरा हो जाएगा। तो कंपनी बड़ी सॉलिड है, बड़ी इक्विटी है। इसके कुछ डेट के इश्यूज थे जो भी ये कंपनी रिजॉल्व कर रही है। अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अवधि है इन्वेस्टमेंट का, तो आप निवेशित रहिए। आपको इसमें 20-25% साल की कहीं ना कहीं मौका मिलेगा जहां पे आप 20-25% ऊपर इसमें निकल सकेंगे। तो आपको मौके मिलेंगे यहाँ पर निकलने के लिए। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे बने रहें, वो आपको पहली राय दी गई है। एक अंशुल सर, गोपाल स्नैक्स 105 रुपए के दाम पर 105 शेयर है, 414 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए स्टॉक के अंदर? आउट आया था 388 का, वहां से टारगेट भी अपना कंप्लीट करके वापस नीचे आ रहा है। फिलहाल जो मेजर सपोर्ट जोन है 357 360, वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 410 रुपए तक बाउंस बैक मिल सकता है, बट वहां पे निकल जाना चाहिए क्योंकि ओवरऑल काउंटर वीक होते हुए दिख रहा है। ओके, तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति अपनी यहाँ पर बना सकते हैं। एक मयंक जोशी जी का सवाल है प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर 510 रुपए के दाम पर, और शुगर स्पेस में सबसे बढ़िया जानकार अरुण सर ही मेरे सामने हैं। अरुण सर, प्राज इंडस्ट्रीज करना क्या चाहिए इसमें? तो देखिए, एथेनॉल की बड़ी चर्चा हो रही है। अब एथेनॉल के साथ में बायोडीजल की भी चर्चा होने लगी है। प्राज इंडस्ट्रीज एक प्लांट मैन्युफैक्चरर है, ये सब कामों के लिए इक्विपमेंट बनाता है। बड़ा शानदार इसका प्रदर्शन रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर इसका चार्ट देखें आप, तो कहीं ना कहीं
ये एक पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है। अगर ये मौजूदा स्तर इसका मेंटेन हो जाता है तो इसमें कुछ अपसाइड आपको नहीं मिल सकती है। वैल्यूएशन के तौर पर अगर आप बात करें तो शेयर कहीं पर भी सस्ता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा टेक्निकली इस शेयर में फिलहाल कुछ जान है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप ये शेयर नया खरीदते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखिए, नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अरुण सर एक बात बताएं, शुगर साइकिल को आप सालों से ट्रैक कर रहे हैं, मतलब दशकों से ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि साल भी क्या बोलूं मैं। आपने ये साइकिल बहुत बार देखी है, ऊपर भी नीचे भी। अभी की सिचुएशन शुगर की क्या बॉटम के करीब है क्या, आसपास कहीं, या अभी और पेन बाकी है यहाँ पे? 2 मिनट लूंगा आपका सुमित ये शुगर साइकिल समझाने के लिए। जब शुगर मैंने सीखना शुरू किया था तो हमको कहा जाता था कि एक 7 साल का साइकिल है, जिसमें कि 3 साल अच्छे आते हैं, 2 साल एवरेज आते हैं और 2 साल खराब आते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि शुगर का साइकिल अब खत्म हो चुका है और शॉर्ट होकर अब ये 3 साल का साइकिल है। 1 साल सुपर बम्पर, 1 साल एवरेज, 1 साल मिला जुला। अब जो शुगर में जो नई चेंजेस आ गए हैं उसमें एक एथेनॉल प्ले आ गया है, जहां पर शुगर मोलासेस भी यूज किए जाते हैं फ्यूल बनाने के लिए। ये सब देखते हुए जो भारतवर्ष में गन्ने का उत्पादन, शुगर की डिमांड, शुगर का प्रोडक्शन, ये सब को के साइकिल के ऊपर नीचे होने के कारण तेजी मंदी बड़ी बन जाती थी शुगर के दाम में, और उसको लेकर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। अब काफी हद तक वो नैरो हो गया है। कंपनीज के ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनने लगी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बगास से पेपर बनता है, बगास से पावर बनता है और मोलासिस से आपका एथेनॉल बनता है। तो ये सब होने के कारण शुगर मिल्स की इनकम डाइवर्सिफाई हो गई है और वोलेटिलिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। दूसरी, भारत का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा देखा गया है। कुछ बेटर ब्रीड्स आ गए हैं जिससे यील्ड बढ़ता है, और शुगर मिल वालों के लिए एक यील्ड बेस्ड एक प्राइसिंग होने लगी है कि जहां पर अगर किसान आपको अच्छे क्वालिटी का गन्ना देता है उससे उस उत्पादन पर भी कुछ कमाई मिलती है। तो अब जो है जो 7 साल का साइकिल या 5 साल का साइकिल अब काफी हद तक नैरो डाउन हो गया है और इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलती। कंक्लूड करने के लिए ये कहूंगा कि अब आपको नए फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के क्या दाम है और भारतवर्ष में क्या दाम है, उसको मैच करने के लिए सरकार ये देखती है, चेष्टा करती है कि भारत में शुगर की शॉर्टेज नहीं हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में समर में भी इसकी खपत बढ़ जाती है, विंटर में भी इसकी खपत बढ़ जाती है। इनफैक्ट ये बात सही है कि साइकिल में सच में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है सालों के अंदर, और अरुण सर इसको बहुत सालों से, डिकेड से संभाल रहे हैं, तो इसलिए भी पूछना ज़रूरी था। हमारे साथ कुलदीप जी मौजूद हैं, अगले दर्शक जो कि जोधपुर से बातचीत करने के लिए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास नेस्ले इंडिया के 2200 रुपए में 50 शेयर है। ओके। 1 से 2 हफ्ते का जानना था मेरे को व्यू। 1 से 2 हफ्ते का? तो फिर जी जैन साहब इसका जवाब देंगे। जैन साहब, नेस्ले इंडिया 50 शेयर हैं और 2200 रुपये के दाम पर खरीदारी है। 1 से 2 हफ्ते के लिए इस अपनी रणनीति जानना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, 1 से 2 हफ्ते में हाई लाइकली है कि ये काउंटर आपको 2264, और अगर वो निकलता है तो 2300 का रेट दे देगा। वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में वीकनेस बहुत है। ये केवल डेड कैट बाउंस आ रहा है पूरे इंडेक्स में और सारे स्टॉक्स में, तो डेड कैट बाउंस पे एग्जिट कीजिए, एक्स्ट्राप्लेट मत कीजिएगा। 2264 और 2300 दो टारगेट पकड़ के चलिए। ओके, तो 2265 और 2300 ये 2 टारगेट्स के हिसाब से आप कुलदीप जी रणनीति बना सकते हैं। नवीन कुमार जी केजरीवाल सर के बड़े फैन भी हैं, प्रशंसक भी हैं, तानला प्लेटफॉर्म पे ये निवेश करना चाह रहे हैं और केजरीवाल सर से उनकी राय जानना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छे वैल्यू पर तो है ही है,
लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है यहाँ पे। सो करना क्या चाहिए तानला प्लेटफॉर्म में? सर ऐसा लग रहा है कि चार्टिकली इसमें एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, कुछ बॉटम बनाकर ब्रेकआउट भी दे रहा है। मैंने इन दिनों में ये शेयर को ट्रैक नहीं किया है फंडामेंटली, तो मैं फंडामेंटली आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इसमें ट्रेड किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें बनती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनती है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ काम करिएगा, ये आपको राय केजरीवाल सर दे रहे हैं। विप्रो पे सवाल है एसके साहब का। जैन साहब, करीब 60 शेयर हैं, 264-265 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, ये इसमें बने रहें, क्या करें? ये सर निकल जाना चाहिए। विप्रो का इतिहास भी रहा है हमेशा अंडर परफॉर्मिंग का, और आज क्रैकडाउन में ये सबसे वीक काउंटर लग रहा है। मे बी 280 275 तक नीचे आ सकता है, और आई वुड सजेस्ट कि आप विप्रो से शिफ्ट करके इन्फोसिस में चले जाएं, और डिप्स पे चाहें तो इन्फोसिस को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी में जब रिवर्सल आएगा और चलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले और सबसे ज्यादा इन्फोसिस चलता हुआ दिखेगा, फॉलोड बाई एम्फेसिस और साइंट। तो टॉप पिक मेरी हमेशा इन्फोसिस थी और आज भी वही, क्योंकि उसके चार्ट ही सबसे ज्यादा तेज लग रहे हैं। बेटर है विप्रो से निकल के इन्फोसिस में चले जाए। तो विप्रो से निकल के इन्फोसिस पर आप फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 माध्यम, 2 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। माध्यम में आप व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ आप अपना ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ साथ अरुण सर और जैन साहब दोनों ही आज हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब पे लाइव, तो आप सीधे सीधे वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। अरुण सर, एक सवाल टाटा टेक पर आया है, एक हैंडल से आया है ये सवाल, और वो पूछ रहे हैं कि इसमें नया निवेश करना चाह रहे हैं। आज चोलामंडलम की तरफ से बाय रिपोर्ट भी आई है टाटा टेक पर 1040 के टारगेट्स के लिए। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, बड़ा हाई फ्लाइंग स्टॉक था। 2 दिन के अंदर में इसने 500 रुपए का इश्यू प्राइस वाला शेयर मेरे ख्याल से 1400 का भाव टच किया था, और उसके बाद में शेयर जो कहते हैं ना, लगातार डिसअपॉइंट किया है। मेरे ख्याल से यूफोरिया, मैडनेस, पागलपन सब कुछ देखने को मिला था इस शेयर में। अब अगर आप फंडामेंटली बात करें तो शेयर में हर ऊंचे स्तर पे सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल इन्वेस्टर थे या तो उन्होंने बेच दिया या वो अभी भी निवेशित हैं, लेकिन तो नए लोग 1400 से लेके 1000 रुपए तक इसमें निवेश करके घुसे हैं, उन्हें अभी भी जो कहते हैं ना एग्जिट नहीं मिल रहा। चार्टिकली भी अगर आप देखें तो शेयर की एवरेजेस उसके लिए एक बाधा बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये शेयर अहेड ऑफ टाइम रन अप कर चुका है। कुछ समय और दीजिए शेयर को, एक आध ये दिसंबर का नतीजा या मार्च के नतीजे, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इसमें निवेश करना है। ओके, झारखंड चलते हैं, वहां पर हमारे साथ रोहन जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रोहन जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा अंशुल सर से सवाल था, ग्रिप्स कॉटन 182 में लिया हुआ 500 शेयर, 1 मंथ का जानना था। चलिए बढ़िया, पहले तो तेजी मिली आपको, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। करना क्या चाहिए अंशुल सर? 500 शेयर हैं, 182 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और एक बढ़िया तेजी स्टॉक में हाल फिलहाल में आई है मोमेंटम के तौर पे। सो थोड़ा कैपिटल निकाल लें, क्या करें? सर मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। ग्रीव्स कॉटन। देखिए ग्रीव्स कॉटन में 204 रुपए करीब से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है। आज के सेशन में मॉर्निंग में वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, हमने बाय भी दिया है, बट मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस कट जाएगा। 3% का स्टॉप लॉस था। अब क्लोजिंग अगर ये काउंटर 272 के नीचे देता है तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन अगर 270 272 की जोन प्रोटेक्ट हो गई तो 1-2 दिन साइडवेज रह के वापस 320 का अटेम्प्ट करेगा। तो एक बार के लिए 270 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रह सकते हैं। ओके, तो 170 का स्टॉप लगा के आप लॉन्ग साइड पे इस पोजीशन को देख सकते हैं। मनीष जी का एक सवाल है, बजाज इलेक्ट्रिकल खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। अरुण सर, आप मानते हो क्या खरीदना चाहिए ये?
सर अगर ये ऑनलाइन है तो इनको ये पूछिए कि इनको क्या दिखा जो ये लेना चाहते हैं, शायद आई एम मिसिंग समथिंग। नहीं नहीं अरुण सर, इनका सवाल यूट्यूब पे इन्होंने भेजा है, सो यहाँ कुछ सर मेंशन ऐसा नहीं है, बस ये कुछ खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। खाली पॉजिटिव साइन में ये है कि बॉटम बनाने के चेष्टा में है शेयर। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये शेयर 1100 रुपए के ऊपर से लगातार करेक्ट होते होते 760 तक पहुंच चुका था। तो 400 रुपए से ज्यादा, या आप समझिए 30% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है। अगर बॉटम बनाकर ऊपर चलता है तो कुछ ना कुछ इसमें रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक बॉटम बनने का और उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने का कंफर्मेशन नहीं है। ओके, एक सवाल मयंक जी का है। अंशुल सर आपके प्रशंसक भी हैं। कैंपस और लेमन ट्री, इन दोनों पर ये व्यू आपका जानना चाह रहे हैं 1 से 2 महीने के लिए, करना क्या चाहिए? देखिए, कैंपस में ऑन द डिप्स कहीं भी 295 की रेंज में मिलता है, 295 298, तो एक बार बाई करके चल सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में बाई कीजिएगा, क्योंकि 2 बार स्टॉक ने ब्रेकआउट फेल किया है। 320 322 निकलता है तो ही इसमें बड़ा मोमेंटम बनेगा। तो 298 के आसपास कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बॉटम फिशिंग करना चाहिए। वहां से जब 322 निकाले तब आप फुल फ्लेज लॉन्ग कर लीजिए, आपको ऊपर में 380 तक के टारगेट मिल जाएंगे। दूसरा, लेमन ट्री, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे और काउंटर ने रिएक्ट भी अच्छा किया है। 170 डेज का कन्वेंशनल पैटर्न बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेकआउट अगर 155 के ऊपर सस्टेन होता है अगले 2 सेशन में, तो हाई लाइकली है कि 220 230 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ओके, डाबर पर एक सवाल राम प्रताप साहब का है। ये 401 शेयर लेकर बैठे हैं 505 रुपए के दाम पर। अरुण सर, एफएमसीजी पॉकेट वैसे भी थोड़ी वैल्यू साइड पर बेटर है, करना क्या चाहिए यहाँ पे? सर एक अच्छा बॉटम बनाने की चेष्टा में अवश्य है शेयर। थोड़ा सा जो एवरेजेस हैं शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दबाव डाल रहे हैं शेयर पे। थोड़ी कशमकश करके ये अगर वहां से निकल जाता है तो आपको यहाँ से 10-12% का एक अप मूव मिल सकता है, यानी कि आप समझिए 50-60 रुपए आराम से बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे शेयर में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखना है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है कि नहीं, उसे ओपन माइंड रखिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, मोमेंटम प्ले के हिसाब से निवेश कीजिए, और जैसे जैसे चार्ट अनफोल्ड करता है फिर ये निर्णय लीजिए कि आपको लंबे अवधि तक रखना है कि नहीं। एक सवाल केफिन टेक पर है। ये बढ़िया तेजी दिखा रहा है, तो जैन साहब केफिन टेक पे ये नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, करना क्या चाहिए? कि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस पर है शेयर, इतनी बढ़िया तेजी के बाद यहाँ पर रिस्क ज़्यादा नहीं है थोड़ा? देखिए, लास्ट टाइम जब 1350 के आसपास था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये 1600 से 1800 रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है, उस जोन में काफी एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो 1800 तो नहीं पहुंचा, रेंज के लोअर एंड 1600 से पलटना स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी को होल्ड करना है तो एक लास्ट लाइन इन द सैंड आपके लिए बनती है 1423 रुपए। 1423 क्लोजिंग के नीचे फिर ये स्टॉक करेक्टिव ट्रेंड में आएगा 1200, 1150, 1200 की रेंज तक। तो आई वुड सजेस्ट यहीं पे एग्जिट कर लीजिए। अगर रखना ही चाह रहे हैं तो 1423 मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, उसके बाद ये स्टॉक करेक्टिव ट्रेंड आएगा। एक अरुण सर, किरण जी का सवाल है। उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय किया हुआ है और करीब करीब बाइंग प्राइस से वो 35% नीचे आ चुका है। इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस में काफी दबाव देखने को मिला था, और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से मई के आसपास उज्जीवन ने सभी को एक चेतावनी दी थी कि माइक्रो फाइनेंस के लोन बुक में उन्हें स्ट्रेस दिख रहा है अपने कारोबार में और पूरे इंडस्ट्री में। उसके बाद में एक एक करके कंपनियों ने ये स्ट्रेस के बारे में बात करी। आरबीआई भी इसके बारे में बात कर चुकी है और कुछ चेंजेस इसमें आए हैं जो इनका एसोसिएशन है उसके तरफ से,
कि भाई एक आदमी को कितने लोन मिल सकते हैं, कितने रुपए के टोटल लोन मिल सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बहुत ही अहम और जो कहते हैं इम्पोर्टेंट हिस्सा है बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों के लिए। अच्छी खासी इसमें वृद्धि देखने को मिली है। मेरे ख्याल से कुछ समय और लगेगा ये चीज में इंप्रूव होने के लिए, लेकिन जिसे कहते हैं वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर आप उज्जीवन की बात करें तो मेरे ख्याल से एक बॉटम बनाकर ये एक हायर बॉटम बनाने के चेष्टा में है शेयर, तो हो सकता है आगे जाकर आपको इसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखे। अगर आप इसमें निवेशित ऑलरेडी है तो थोड़ा सा समय दीजिए इसे, इस शेयर में आपको आने वाले तिमाही और उसके बाद वाले तिमाही में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, एक रवि साहब का सवाल है, ये अरुण सर आपसे पूछ रहे हैं। पार्श्वनाथ के इनके पास 3000 शेयर हैं और करीब 24 रुपए के दाम पर है, करना क्या चाहिए इसमें? तो मौजूदा स्तर वही पर है, 23.5-24 के आसपास चल रहा है। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी डेट में फंसी हुई थी, इसने सब डेट सेटल कर दिए हैं। मेरे ख्याल से एक लेंडर से अभी भी डेट में कुछ बाकी है, बातें चल रही है, हो जाएगा। जो इसके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है उस पे काम शुरू हो गया है। टर्न अराउंड स्टोरी में जो निवेशक विश्वास करता है, होल्डिंग पीरियड रख सकता है, 24 रुपए में ये शेयर एक मल्टी बैगर बन सकता है। और समय आप इसमें 12 से 18 महीना लेके चलिए, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ओके, जैन साहब, अदानी टोटल क्या करना चाहिए? 960 के दाम पर खरीदारी है। देखिए, अदानी के स्टॉक्स में मोमेंटम है और अदानी टोटल गैस में भी मोमेंटम बन रहा है। क्वार्टरली वीवैप के ऊपर फाइनली ये हायर लो बना रहा है, तो जिसको हम कहते हैं लोएस्ट रिस्क एंट्री, ये आपको इस समय लोएस्ट रिस्क एंट्री दे रहा है। यहाँ से आपको केवल और केवल 690 का क्लोजिंग रेट से स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर ये स्टॉक ये पूरे पैटर्न को प्ले आउट करना स्टार्ट करता है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि करेगा, तो पहले स्ट्रेच में आपको 868 का टारगेट देगा और दूसरे स्ट्रेच में आपको 936 रुपए का टारगेट देगा। तो ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ एक काउंटर में अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इसका चार्ट भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। 830 835 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा, इसमें सीधा सीधा 1100 रुपए का टारगेट बनेगा। तो अगर आप मुझसे कहेंगे दो में से एक चार्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट सेलेक्ट करूंगा। बट अदानी टोटल गैस भी उतना ही अच्छा लग रहा है। एक एज इसके पास है क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी थी वो इसमें कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। बट दोनों ही करना चाहिए अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो।